तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है कप कपी, जो कि एक मलयालम मूवी की रीमेक है और इसकी कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि खुद डायरेक्टर जीतू माधवन के साथ घटी थी जब वो अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु के एक रेंटेड हाउस में रहते थे। उन सब घटनाओं को जोड़कर उन्होंने रोमांचम फिल्म बनाई थी और ये बहुत चली थी और फिल्म ने खूब पैसे कमाए थे, क्योंकि फिल्म जैसी लगती ही नहीं थी, बिल्कुल रियल लगती थी और ज़्यादातर लोग इसे रिलेट भी कर पाते थे। रही बात कप कपी की, तो उसकी कहानी सेम ही है, बस बॉलीवुड मसाला डालने के लिए थोड़ी बहुत फेर बदल किए गए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मनु नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक हादसे की वजह से आईसीयू में था और उसे 7 दिन बाद होश आता है। फिर तुरंत ही वो डॉक्टर से कहता है कि बाहर मेरे दोस्त होंगे, उन्हें जल्दी बुलाइए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये आईसीयू है, यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है। जिस पर मनु कहता है कि ठीक है, मैं ही उनके पास चला जाता हूँ, लेकिन उससे उठा ही नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि अभी रिकवर होने में आपको टाइम लगेगा, पहले ठीक हो जाओ फिर मिल लेना अपने दोस्तों से। तो मनु पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, जिस पर डॉक्टर एक फोटो की तरफ पॉइंट करके पूछता है कि सामने उस फोटो में क्या है, लेकिन मनु को भी धुंधला दिख रहा था। डॉक्टर कहते हैं जब वो क्लियरली दिखने लगे तब आपको जाने देंगे, लेकिन मनु का कहना था कि इतना टाइम नहीं है, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। तभी वहां पर एक नर्स आती है, तो मनु ट्रिक करके उस फोटो के बारे में पूछ लेता है और नर्स उसे बता भी देती है। फिर कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर वापस उसके चेकअप के लिए आता है, तो मनु डॉक्टर को बता देता है कि उस फोटो में जाकिर हुसैन है तबला बजाते हुए। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है कि इतनी जल्दी इसका विजन कैसे ठीक हो गया, लेकिन वो नर्स भी वहीं पर थी। वो बता देती है कि सॉरी सर, मैंने इसे बताया, मुझे पता नहीं था। तब डॉक्टर मनु से कहते हैं कि भाई ये चालाकी यहाँ नहीं चलेगी, और उसे कुछ टाइम और रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद मनु फिर से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी नर्स तुरंत आकर उसे संभालती है और अब तो उसे भी जानना था कि आखिर ऐसे क्या बात है जिसके बारे में मनु अपने दोस्तों से बात करने के लिए इतना डेस्परेट हुए जा रहा है। तब मनु उसको पूरी कहानी शुरू से बताता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ 6 बैचलर लड़के हाल ही में ही फरीदाबाद के एक रेंटेड घर में शिफ्ट हुए थे। अच्युत कानपुर से था और सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। नीरूप गाजियाबाद से था, जिसे आर्मी में जाना था, लेकिन घर वाले उसको बीटेक करवा दिए थे। अब वो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन जॉब उसे मिल नहीं रही। तीसरा बंदा विजय, जो भोपाल से था और उसने कम्बोर्ड का बिजनेस चालू किया था, लेकिन फेल हो गया था। सो उसके पास बहुत सारे कमोड पड़े थे जिसे वो अपने साथ ही ले आया था। नंकू सूरत से था और सबसे खतरनाक प्लान इसी का था। वो चाय बेचकर उसे बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के चक्कर में था, वो भी 2007 में। यानी भाई अपने टाइम से बहुत आगे की सोच रखा है। और चेन्नई से रिविन, सब में अकेला ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर जॉब और बंदी दोनों थी, और घंटों भर वो फोन पर अपनी बंदी के साथ ही लगा रहता था। रही बात मनु की, तो वो भी बाकियों की तरह ही नल्ला था और सिंगल भी। वो जॉब और लड़की दोनों की तलाश में था। खैर शिफ्टिंग के बाद जब वर्कर अपनी पेमेंट मांगता है तो पैसे रिविन को ही देने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सबकी तो कटकी चल रही थी। फिर मैच के दौरान अचानक सिग्नल खराब हो जाता है, तो मनु छत पर एंटीना हिलाने जाता है, लेकिन वहां पर उसे एक लड़की दिख जाती है और उसके खुद के एंटीने हिल जाते हैं। उसका नाम काव्या था, जो उसके पड़ोस वाले घर में रहती थी। वो उसे लाइक करने लगता है और नीचे तुरंत जाकर सब सिंगल लौंडों के सामने बम फोड़ देता है कि यहाँ तो एक लड़की भी रहती है, लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, तो पहले चांस मारने का मौका मुझे मिलेगा, उसके बाद तुम लोग। फिर जिसे पड़ गई उसकी, वही गोलमाल वाला एग्रीमेंट। तभी नीरूप कहता कि भाई लोग लड़की सेट करने के बारे में बाद में सोचना, पहले ये किचन सेट करवा दो यार। तो रिविन कहता कि अभी इसकी क्या जरूरत है, और सबको याद दिलाता है कि आज तो उनके एक फ्रेंड की शादी है, तो वहीं चलकर दावत उड़ाएंगे। लेकिन अब खाली आज जाते तो खराब लगता ना, तो क्या करते हैं कि विजय की फालतू पड़े कमोड से ही एक पैक करवा कर ले जाते हैं। और उनका बेचारा दोस्त ये सोचकर खुश हो रहा था कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं। उसी शादी में काव्या भी आती है, जिससे मनु बातें करने लगता है। दूर बैठा अच्युत ये देखकर जलस फील कर रहा था और अब उसे अपना चांस तो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नंको उसे दिखाता है कि भाई वो देख, एक दूसरी लड़की शादी में एंट्री मारती है, जिसे देखकर दोनों के अंदर नए अरमान जाग जाते हैं। लेकिन वो लड़की तो जाकर रिविन पर ही लाइन मारने लगती है, जो पहले से ही कमिटेड था, और उसे गुलाब जामुन एक्सचेंज करने के लिए कहती है, लेकिन रिविन मना कर देता है। तो वो खुद उठाकर खा जाती है और आधा पीस उसकी पैंट पर भी गिरा देती है, जिससे रिविन बौखला जाता है कि ये किस तरह का बिहेवियर है। उसे वो लड़की बहुत अजीब लगती है। बाकी सब भी दूर से देख रहे थे और उस लड़की के बारे में बातें बना रहे थे, जिससे काव्या ऑफेंड हो जाती और बताती है कि वो लड़की उसकी रूममेट मधु है, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर इन सब के बाद सब शादी में डांस वांस करते हैं, फुल मस्ती करते हैं और लौट आते हैं। तभी देर रात रिविन अपनी बंदी से फोन पर लगा हुआ था और यहाँ पर रिवील होता है कि उसकी बंदी कोई और नहीं बल्कि मधु ही है। वो तो रिविन को जानती है, लेकिन रिविन अभी तक उसको नहीं देखा है, खाली फोन पर ही उससे बात किया है और जानबूझकर मधु शादी में उसके मजे ले रही थी। खैर अगले दिन नीरूप देखता है कि सब रात को पार्टी वार्टी करके पूरा मचा दिए थे, और उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि भाई ठहरा डिसिप्लिन और सफाई पसंद आदमी, वो अकेले ही सब साफ कर देता है। लेकिन ऐसा कब तक चलता
कोई रूल्स तो होने ही चाहिए। तो फिर सबसे बात करके वो आपस में ड्यूटीज बांट देता है। तो अब वो और विजय मिलकर कुकिंग करेंगे, अच्युत और नंकू साफ सफाई करेंगे, रिविन राशन लेकर आएगा और मनु बर्तन धोएगा। इसके अलावा अच्युत को नशे की गंदी लत थी, वो खैनी वैनी खाता रहता था। नीरूप उसकी खैनी दारू सब पर भी रोक लगा देता है और सबको उसके ऑर्डर्स मानने भी पड़ते हैं, क्योंकि इस गोलमाल का गोपाल यही है। फिर साफ सफाई के दौरान अच्युत को एक पेपर में लिपटी पायल मिलती है, जिसे वो रख लेता है और पेपर पर लव अमित लिखा था और इसे आप याद रखना। फिर एक दिन लैंडलाइन पर कॉल आता है जिसमें कोई लड़की अमित के बारे में पूछ रही थी, तो नीरूप रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता है। फिर एक बार क्या होता है कि अच्युत सबको भंड हालत में मिलता है और उन्हें पता चलता है कि नशा करने के लिए वो नंकू की खांसी की पूरी दवाई पी गया था। अब दोस्त ऐसी हरकत करे तो उसे तो कंबल उड़ाकर मारना चाहिए, तो ये वही करते हैं। घर में बहुत चूहे भी आ रहे थे, जिनका मर्डर करने के लिए नीरूप चूहे मारने की दवाई यूज करता है। फिर वो उनकी डेड बॉडीज को ले जाकर काट देता था, बाकायदा क्रॉस लगाकर। अब इन सब के बीच काव्या और मनु की भी दोस्ती हो जाती है। अब काव्या का भी घर में आना जाना था। एक बार वो देखती है कि सब वॉलीबॉल खेल रहे थे, जिसकी वो भी काफी अच्छी प्लेयर थी, तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। लेकिन मनु को तो वॉलीबॉल में कोई इंटरेस्ट था नहीं और उसे खेलना भी नहीं आता था, इसलिए टाइम पास करने वो अपने दोस्त सुखदेव के घर चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके कुछ रूममेट्स विजी बोर्ड पर सेशन कर रहे थे और डीजे नाम का बंदा उन्हें गाइड कर रहा था। मनु को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पूछता है कि भाई ये कौन सी गेम है, तो वो लोग उसको बताते हैं कि ये विजी बोर्ड है, इस पर आत्माओं को बुलाकर उनसे बात की जाती है। वो उनसे पूछता है तो क्या आत्मा आई, वो लोग बताते हैं कि अभी तक तो नहीं। मनु को यह भी पता चलता है कि वो रूम में भगवान की मूर्ति या फोटो को या तो हटा दिए थे या ढक दिए थे, क्योंकि इससे आत्मा नहीं आती। लेकिन फिर भी आत्मा नहीं आ रही थी, जिससे डीजे फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था। ऊपर से मनु आकर बहुत सारे सवाल किए जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर वो मनु को वहां से भगा देता है। वैसे मनु को तो एक काफी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। वो भी अपने रूम में जाकर इसे खेलने की सोचता है। अगली सुबह वो साइबर कैफे जाकर विजी बोर्ड के बारे में पता करता है कि इसे कैसे खेलते हैं। यहाँ पर हम काव्या को भी देखते हैं, जो कि यही जॉब करती थी। फिर घर आकर वो एक गत्ते से खुद का विजी बोर्ड बनाने लगता है। इसी दौरान मधु आकर रिविन से लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो उसे साफ मना करके चला जाता है। इसके बाद स्ट्रेंजली वो अच्युत को अपने घर डिनर पर बुलाती है, जिससे अच्युत काफी खुश हो जाता है कि अरे मेरी तो निकल पड़ी। फिर रात को तैयार होकर सेंट वेंट लगाकर वो उसके घर जाता है और उसे वही पायल गिफ्ट करता है, जिसे मधु रख लेती है। लेकिन फिर वो उससे रिविन के बारे में पूछने लगती है कि रिविन कैसा है। अच्युत कहता है कि वो भी ठीक ही है। उसे थोड़ा अजीब ही लगता है कि उसके बारे में क्यों पूछ रही है। खैर फिर डिनर करते वक्त अच्युत कहने लगता है कि और बताओ डिनर के बाद क्या प्लान है। वो तो उसे लिटरली डेट समझ लिया था और इमरान हाशमी टाइप बातें कर रहा था, जिस पर मधु जानबूझकर अजीब तरह से खाना खाने लगती है और अजीब और डरावनी हरकतें करने लगती है, जिससे अच्युत थोड़ा डर जाता है और वापिस अपने रूम चला जाता है, जहां पर मनु सबको विजी बोर्ड के बारे में बता रहा था और उन्हें खेलने के लिए कहता है और सब मान भी जाते हैं। फिर उसके कहने पर सब ग्लास पर उंगली रखकर आत्मा को बुलाते हैं, लेकिन काफी देर ट्राई करने के बाद भी ग्लास नहीं हिलता, जिससे सब बोर होकर चले जाते हैं। तभी मनु नोटिस करता है कि ये बोर्ड तो बहुत खुरदुरा है, ग्लास तो मुझसे मूव नहीं हो रहा, आत्मा से घंटा ही लेगा। तो क्या करता है कि कैरम बोर्ड को ही विजी बोर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कैरम बोर्ड की चिकनी सरफेस पर ग्लास इजीली मूव कर सके। दूसरी तरफ हम अच्युत को देखते हैं, जो अकेले बैठकर झूला झूल रहा था। तभी अचानक मधु दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। फिर वो दूसरी तरफ से आती है और अच्युत को सेड्यूस करने लगती है, और तभी अचानक से वो वैम्पायर में बदल जाती है और उसे काट लेती है, जिससे अच्युत चीखता हुआ अपनी नींद से बाहर आता है। वो बस डरावना सपना देख रहा था, लेकिन मधु को लेकर उसके मन में डर बैठ जाता है और वो सबसे कहने लगता है कि मधु वैम्पायर है, उससे बचकर रहना भाई लोग। लेकिन सब उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर शाम में मनु फिर से सबको विजी बोर्ड खेलने के लिए कहता है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि बोरिंग गेम है, कुछ होता ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि अरे मुझे अभी जाके ध्यान आया कि जब भगवान की फोटो या मूर्ति रूम में हो तो आत्मा नहीं आती, सो टेम्पररी उन्हें हटा देते हैं, फिर खेलकर देखते हैं। लेकिन तभी रिविन आ जाता है, जो पिछले सेशन में नहीं था। वो देखते ही पहचान लेता है कि ये तो विजी बोर्ड है और उन्हें मना करने लगता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि रिविन काफी रिलीजियस टाइप का था और इसे वो गॉड के खिलाफ बताता है। लेकिन अब नीरूप को भी ये खेलना था, तो मनु की साइड लेता है और कह देता है कि ये घर तेरे अकेले का नहीं है, हम सब बराबर रेंट देते हैं। जिसके बाद वो सब भगवान की मूर्ति वगैरह उसके रूम में ही शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद सब खेलना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हो रहा था और सब बोर हो रहे थे। अच्युत तो बैठा बैठा सो भी गया था, तो मनु क्या करता है कि खुद से ही ग्लास मूव कर देता है, जिससे सबको लगता है कि सच में आत्मा आ गई। फिर सब उस स्पिरिट का नाम पूछते हैं, तो मनु फिर से उसे मूव कर देता है, लेकिन अब वो ग्लास को पीछे की तरफ पुल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी ग्लास मूव हो जाता है और सामने से नंकू उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जिससे मनु समझ जाता है कि इसमें नंकू भी उसका साथ दे रहा है।
लेकिन बाकी सबको इन दोनों का नहीं पता था। इसी बीच अनामिका नाम निकल कर आता है, जिससे सबको लगता है कि आत्मा का नाम अनामिका है। तभी अच्युत कहता है कि चल भाई से कुछ और पूछते हैं, लेकिन मनु को लगता है कि अभी वो पकड़े ना जाएं, इसलिए वो कहते था कि भाई कल खेलेंगे, अभी अनामिका को वापस भेज देते हैं। बाकी सब भी थोड़ा डर गए थे, वो भी कहते थे कि हाँ भाई भेज दे। फिर सब ग्लास पर उंगली रखकर अनामिका को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक टेनिस बॉल उनकी खिड़की तोड़ते हुए रूम में आती है। तभी दरवाजा खुलता है और उन्हें एक शैडो दिखाई देती है, जिससे सब डर जाते हैं कि भूत आ गई। लेकिन असल में वो एक बच्चा होता है जो कि अपनी बॉल लेने आया था। तब जाकर सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उनके घर के बाहर हम एक पापा को देखते हैं जो कि वहां पर किसी अनजान शक्ति को देख पा रहे थे, यानी खेल खेल में आत्मा सच में आ गई थी। इसी बीच किसी घर से एक सफेद साड़ी हवा में उड़ती हुई मधु के घर पर आकर गिरती है। तभी मधु वहां पर आती है जो कि पोजेस्ड लग रही थी और वो साड़ी उठाकर ले जाती है। अगले दिन सब कल रात के बारे में बात कर रहे थे। विजय तो बहुत डर गया था, अब वो खेलने से मना करने लगता है, लेकिन मनु और काव्या सब कहने लगते हैं कि अरे तू फालतू में डर रहा है, ये बस एक गेम है। और रात में वो फिर से खेलते हैं। बाहर से अपने दोस्त सुखदेव को भी बुलाते हैं। वो भी अनामिका से सवाल वगैरह पूछता है, जैसे मेरी फ्यूचर वाइफ का नाम क्या है, और अनामिका उसे बता भी देती है। और ये नाम उसकी जानने वाली लड़की का था जिसे वो ऑलरेडी पसंद करता था, और वो खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में बात फैल जाती है कि इनके घर में कोई अनामिका नाम की आत्मा आती है जो कि सब कुछ बताती है, जिससे आसपास के लोग भी अपने सवाल लेकर आने लगते हैं। देखते ही देखते अनामिका इतनी पॉपुलर हो जाती है कि दूर दूर से लोग उससे सवाल पूछने आने लगते हैं, जिससे ये लोग अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगते हैं। यहाँ तक कि घर के बाहर नंकू चाय की स्टॉल भी लगा लिया था और अनामिका के नाम की स्पेशल चाय बेचकर भी पैसे बना रहा था। अब कुछ लोग तो अनामिका पर बिलीव करते थे, लेकिन कुछ इन्हें फ्रॉड भी मानते थे, तो वो उन्हें टेस्ट करने आते हैं। एक लड़का पूछता है कि मेरे पास एक बिल्ली थी, उसका नाम बता दो तो मानूं। तो अनामिका बताती है कि पिक्सल, जिससे वो लड़का हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अरे हाँ, मेरी बिल्ली का नाम पिक्सल ही था, जो 4 साल पहले मर गई थी। जिस पर अनामिका उसे करेक्ट भी करती है कि 4 नहीं 6 साल। वो लड़का कहता है कि हाँ ये सही है, 6 साल हो चुके हैं। वो बहुत डर जाता है कि यहाँ तो सच में आत्मा है, और वहां से भाग जाता है। फिर एक रात जामिल नाम का एक लोकल गैंगस्टर आता है, जो इनकी चाय की स्टॉल लगवाने में भी हेल्प किया था, और इन्होंने उसे जान पहचान बना रखी थी। जामिल पूछता है कि अच्छा बताओ कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है। तो अनामिका वो भी बता देती है, लेकिन जामिल को अभी यकीन नहीं होता। वो कहता है अरे ये तो तुम देख लिए होंगे। फिर उनसे वो पूछता है जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, यानी जामिल के पिता का नाम, जिस पर अनामिका सलीम बताती है। लेकिन ये सुनकर जामिल भड़क जाता है, क्योंकि सलीम उसके चाचा का नाम था, उसके फादर का नाम सलाउद्दीन था। लेकिन अनामिका फिर कहती है कि सलीम ही उसके फादर है, जिस पर जामिल सब पर गुस्सा करने लगता है कि सालो तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। लेकिन फिर वो सोचता है कि इन्हें तो मेरे चाचा का नाम भी नहीं पता था। उसे काफी ऑकवर्ड लगता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। फिर जब डीजे को पता चलता है कि ये लोग इतना फेमस हो गए हैं, तो उसे जलन होने लगती है, क्योंकि वो तो कभी आत्मा बुला नहीं पाया था और ये लोग आत्मा के नाम पर खूब पैसे कमा रहे थे। वो मनु से कहने लगता है कि तुम सही तरह से नहीं खेल रहे, इसमें खतरा है, और उसे रूल समझाने लगता है कि एक ही भूत को बार बार नहीं बुलाते, इससे आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है, और उससे पर्सनल सवाल भी नहीं करते, इससे वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन मनु को तो लगता था कि अनामिका रियल है ही नहीं, उसे तो वो और नंकू मिलकर बनाए हैं, इसलिए वो डीजे को यह कहकर भगा देता है कि चल अपने बाप को मत सिखा। इन सब के बीच सफेद साड़ी में एक लड़की चाय पीने आती है और बिना पैसे दिए ही जाने लगती है। जब नंकू उससे पैसे मांगता है तो वो कहती है कि मेरी नाम की चाय बेच रहे हो और मुझसे ही पैसे मांग रहे हो, और फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है, जिसे नंकू डर जाता है कि ये अनामिका थी क्या। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये प्रैंक होगा, अनामिका कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन वो क्या देखते हैं कि फैन गिरने से बोर्ड टूट गया था। रिविन कहता है देख लो, अब तो भगवान भी नहीं चाहते कि तुम ये खेलो, ये एक तरह का संकेत है कि अब तुम लोगों को रुक जाना चाहिए। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकते। अब वो काव्या के रूम से उसका कैरम बोर्ड मंगवा लेते हैं और एक नया वीजी बोर्ड बनाकर फिर से गेम चालू कर देते हैं। इसी बीच सुखदेव को पता नहीं क्या सोचती है और वो अनामिका से पर्सनल सवाल करने लगता है कि आप कहाँ से हो, आपकी मौत कैसे हुई थी, वगैरह वगैरह, जिस पर अनामिका ग्लास गोल गोल घुमाने लगती है, यानी वो जवाब देना नहीं चाहती थी। फिर मनु भी कहने लगता है कि तू उससे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहा है, ये सब मत पूछ, जिस पर सुखदेव नाराज होकर चला जाता है कि जाओ मुझे नहीं खेलना। और उसके जाने के बाद अनामिका बताती है कि किसी की मौत होने वाली है, तो वो पूछते हैं कि कौन, जिस पर वो सुखदेव नाम बताती है। मनु नंकू के साथ तुरंत उसे देखने जाता है, तो वो देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो ठीक था, उसे बस थोड़ी चोटें वगैरह आई थी। फिर वो उसे अपने घर ही ले आते हैं। उसे ठीक देखकर सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो डर ही गए थे, तेरे जाते ही अनामिका बताई कि आज रात तो मरने वाला है, जिससे सुखदेव भी डर जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी।
जिस पर वो सब कहते हैं कि भाई रात खत्म होने तक यहीं रुक जा, तू सामने रहेगा तो तसल्ली रहेगी। लेकिन भाई सुखदेव तो बहुत डर गया था। वो कहता कि यहाँ रुका तो वो भूतनी ही मुझे मार डालेगी, मैं तो यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाला, और वहां से जाने लगता है। तभी रिविन भी काम से लौट आता है तो वो उसी से लिफ्ट मांग लेता है। फिर रिविन ही सुखदेव को घर छोड़ने जाता है। ऊपर छत से मधु ये सब देख लेती है और अब उसे रिविन की चिंता होने लगती है। इधर कोई काला साया इन्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन ये उसे नोटिस नहीं कर पाते। खैर रिविन सुखदेव को घर ड्रॉप करके लौटने लगता है। तभी उसे डीजे मिलता है जो कहता है कि तुम लोग ठीक से नहीं खेल रहे, तुम में से कोई भी कभी भी मर सकता है। दूसरी तरफ मधु को रिविन की चिंता सताई जा रही थी, वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। काव्या ये नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि तुझे रिविन की इतनी चिंता क्यों हो रही है, तेरा उसे क्या लेना देना। तब मधु रिवील करती है कि रिविन ही उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे वो नाम बदलकर बात करती है। काव्या कहती है तो तू उसे बता क्यों नहीं देती, जिस पर मधु का कहना था कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहती, सही टाइम आएगा तब बता दूंगी। तो काव्या उसे छेड़ने के लिए कहती है चल मैं ही बता दूंगी, लेकिन मधु उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ मनु और नंकू दोनों बात कर रहे थे कि यार अनामिका तो हमने ही बनाई थी ना, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन फिर वो इसे मात्र एक सहयोग समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद रिविन घर आकर सबको वार्न करने लगता है कि अब ये सब बंद कर दो, डीजे मुझको बताया है कि तुम ठीक से नहीं खेल रहे, इससे गलत पोर्टल खुलेगा और हम में से किसी की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर बाकी सबको भी डर लगने लगता है, लेकिन मनु का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और सुखदेव को भी तो कुछ नहीं हुआ, जिंदा तो है वो, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। दूसरी तरफ मधु पोजेस्ड होकर बालकनी में आती है। तभी नीचे अनामिका की आत्मा भी आती है जो मधु की तरफ देखकर स्माइल करती है। बदले में मधु भी उसे देखकर स्माइल करती है। अगले दिन विजय की ऑटो को एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके पैरों में फ्रैक्चर भी हो गया था। लेकिन इस घटना को भी सब लाइटली लेते हैं और इस हादसे को अनामिका से जोड़कर नहीं देखते। फिर रात में मधु भी उनके घर आती है। अब अच्युत तो उसे वैम्पायर समझता था, तो उसे बचने के लिए वो लहसुन की माला पहना था, और रिविन तो उसे चिढ़ता ही था। वो उसे देखते ही वहां से चला जाता है। तभी काव्या मधु को भी साथ में खेलने के लिए मना लेती है और उसके मजे लेने के लिए वो उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड का नाम पूछने लगती है। मधु का भांडा फूटने ही वाला था, लेकिन रिविन के बजाय लविन नाम सामने आता है, क्योंकि वो उसे लविने कहकर बुलाती थी। रिविन तो वहां से चला गया था, नहीं तो वो पकड़ी जाती। लेकिन फिर सब उससे पूछने लगते हैं कि ये लविन कौन है, जिस पर मधु चुप रहती है, वो कुछ नहीं बताती। तो फिर अनामिका ही बताने लगती है। मधु को लगता है कि एक काव्या कर रही है, वो उसे इशारा करके मना करती है कि मत करो, लेकिन काव्या ये नहीं कर रही थी। तभी RI के बाद ग्लास ही टूट जाता है। अगली सुबह निरूप एक और चूहे की डेड बॉडी दफना रहा था। तभी रिविन आकर कहता है कि लगता है इन चूहों के साथ एक दिन हमारी डेड बॉडी भी यहीं दफन होगी। निरूप कहता है कि साले सुबह सुबह मनुष्य बातें कर रहा है, क्या हो गया तुझे। रिविन कहता है कि मनुष्य तो तुम लोग फैलाए हो, और बताता है कि अब तो ग्लास भी टूट गया, जो कि अपशकुन का संकेत है, अभी रुक जाओ बस। लेकिन निरूप उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन फिर इसके बाद नंकू आकर सबको बताता है कि उसे अभी पता चला है कि परसों उनकी एक दोस्त सुलोचना के दादा गुजर गए और उनका नाम भी सुखदेव था, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तो मतलब अनामिका की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी। लेकिन मनु अभी भी इसे कोइंसिडेंट बताता है। लेकिन नीरू अब सीरियस हो जाता है। अब वो कहता है कि हमें किसी एक्सपर्ट को बुला ही लेना चाहिए, और वो एक्सपर्ट कौन होता है, डीजे। और डीजे तो असल में ये जानने आया था कि आत्मा सच में है या ये लोग फ्रॉड है। उसे मनु पर शक था, तो सबसे पहले वो उसे हटा देता है, और नंकू भी उनके साथ नहीं बैठा था। लेकिन काव्या थी, इसलिए मनु टेंशन फ्री था कि ग्लास तो वही हिला देगी। और तभी ग्लास मूव करता है, और ये देखकर डीजे के पसीने छूट जाते हैं और उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था। खैर हिम्मत करके अब वो अनामिका से सवाल पूछता है कि अनामिका, जब ये तुम्हें जाने के लिए बोलते हैं तो क्या तुम सच में जाती हो, जिस पर ग्लास नो पर खिसक जाता है, और वो कहता है कि मुझे पता था। फिर वो पूछता है कि अनामिका, क्या तुम इनसे गुस्सा हो, तो ग्लास यस पर खिसक जाता है, जिससे डीजे खुश होने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि अनामिका, क्या तुम इनका खून पीना चाहती हो, इनके फेफड़े और अतड़ियां निकाल कर खाना चाहती हो, बताओ। ऐसी बातें कर रहा था उनके लिए, जिस पर वो तुरंत उसे पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर कर देते हैं, और जाते जाते वो सबको श्राप देने लगता है कि तुम सब बर्बाद हो जाओगे, अनामिका तुम सबको मार देगी, इस घर से तुम सबकी लाशें निकलेंगी। बताओ, मतलब इतनी नफरत सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने ग्रुप में वो बंदा एक्सपर्ट बनता था, लेकिन खुद कभी आत्मा नहीं बुला पाया था, और ये लोग बुला लिए थे। खैर अंदर विजय अकेला ग्लास पर फिंगर रखे था। तभी ग्लास मूव करने लगता है, तो विजय दूसरे हाथ से मैसेज लिखने लगता है, लेकिन वो आधा अधूरा ही लिख पाया था, उन्हें वो समझ नहीं आता। और इस बीच निरूप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोर्ड को लात मारकर उड़ा देता है, और सबसे साफ साफ कह देता है कि अब ना कोई ये गेम खेलेगा और ना कोई अनामिका का नाम लेगा, नहीं तो मैं उसका भरता बना दूंगा। बस फिर क्या था, तब से गेम बंद हो जाती है और सबकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो जाती है।
बोरिंग विद नो थ्रिल। फिर एक दिन मनु बताता है कि भाई मेरा एक दोस्त है कबीर, कुछ टाइम पहले उसको नक्सस उठाकर ले गए थे। फिलहाल तो वो वहां से छूट कर आ गया है, लेकिन अभी भी ट्रॉमा में है। डॉक्टर्स बोले हैं कि उसका थोड़ा माहौल बदलेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए वो कबीर को कुछ दिन यहाँ रखने की बात करता है, लेकिन रिविन को जब पता चलता है तो वो मना करने लगता है कि मैं यहाँ किसी बाहर वाले को रहने नहीं दूंगा। लेकिन घर का बॉस कौन था? नीरूप। वो मनु को अलाउ कर देता है कि भाई तो बुला ले। और फिर कहानी में कबीर की एंट्री होती है, लेकिन कबीर सबको बहुत अजीब और क्रीपी टाइप का लगता है। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। एक तो हर टाइम स्माइल करता रहता था, चलते चलते अचानक से पॉज हो जाता था, यानी अचानक से रुक जाता था स्टैचू जैसा। कभी खाते खाते पॉज हो जाता था। उसको रिमोट वगैरह कुछ फेंक कर मारते थे तब वो होश में आता था। घर में कोई चूहा आ जाए तो उसे हाथ से पकड़कर दीवार में फेंक कर मार देता था। रात में सोते सोते अचानक से उठकर बैठ जाता था। तो कभी फोटो से बातें किया करता था, जिसे मनु जला देता है। एक ही हाथ से भारी भारी वेट उठा लेता था, जैसे उसमें 3-4 आदमियों की ताकत हो। यहाँ तक कि वो सबके बारे में भी बता देता था, जैसे अनामिका बताती थी। लाइक नीरूप को आर्मी में जाना था, और वो तो मधु और रिविन के रिलेशनशिप के बारे में भी जानता था। इसके बारे में मधु और काव्या के सिवा किसी को पता नहीं था। खुद रिविन भी नहीं जानता था। इन सब के बीच मधु भी रात को अजीब हरकतें करती थी। पायल पहनकर रात में घूमती रहती थी और पोजेस टाइप सी हो जाती थी। जब काव्या उसे झटकती है और उसकी पायल गिरती है तब वो होश में आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। रात में इन लोगों के लैंडलाइन पर वही लड़की के कॉल आते रहते थे जो अमित के बारे में पूछती थी, तो ये लोग रॉन्ग नंबर बताकर फोन रख देते थे। और यहाँ पर मधु और कबीर का कुछ तो कनेक्शन था, क्योंकि जब वो रात में पायल पहनकर घूमती थी तो कबीर को वो सुनाई देता था और वो उठकर बैठ जाता। उसकी इन हरकतों से नीरूप और मनु को लगता है कि पक्का कबीर में कुछ गड़बड़ है। वो उस पर नजर रखने की सोचते हैं। फिर एक रात कबीर अचानक उठकर बाहर जाने लगता है। तब नीरूप और मनु उसे फॉलो करते हैं। चलते चलते कबीर एक रेलवे ट्रैक के पास आकर रुक जाता है। फिर वो उन्हें बताने लगता है कि वो ट्रैक देख रहे हो, ठाकुर यहीं पर ट्रेन से कटकर मरा था। उसका कटा हुआ सर यहीं लुढ़क कर आया था जहां पर हम खड़े हैं, और वो देखो उस पेड़ पर मंजीत लटक कर मर गया था। और फिर वो उन्हें एक खंडर जैसे घर की तरफ पॉइंट करके बताता है कि वो देखो वहीं पर चीख चीख कर मरी थी वो। तो पूछते हैं कि कौन? तो बताता है कि अनामिका। अब ये सुनकर तो उनकी गंदी वाली फट जाती है कि इसे अनामिका के बारे में कैसे पता। अब वो आओ देखते हैं ना ताओ तुरंत वहां से भागते हैं। फिर कबीर भी उनके पीछे भागता है और इसी तरह तीनों घर पहुंचते हैं। अगले दिन तो नीरूप मनु से साफ बोल देता है कि भाई इसके घर वालों को बुला और इसे अभी यहाँ से भेज। ये तो अनामिका से ज्यादा डरा रहा है। बाकी सबका भी यही कहना था, इसलिए मनु को भी मानना पड़ता है। लेकिन ये सुनते ही मधु को पता नहीं क्या हो जाता है कि नहीं वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि इसे कबीर से क्या लेना देना। तो बोलती है कि वो बीमार है, मैं बस इंसानियत के लिए कह रही हूँ, और तुम लोगों का तो दोस्त है ना। लेकिन फिर दूसरे पल कबीर मधु के रूम में आता है और पागलों की तरह उसके रूम में कुछ ढूंढने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं। लेकिन वो चीज़ उसे नहीं मिलती जो वो ढूंढ रहा था। तो फिर वो मधु पर ही अटैक करने आता है, जिससे मधु बहुत डर जाती है। लेकिन उसे वो कुछ नहीं करता, बस उसके पैर से पायल उतार लेता है, ये कहकर कि ये तुम्हारे नहीं है। और वो ये पायल ही ढूंढ रहा था। अब उसकी हरकत देखकर तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, तुरंत कबीर के घर वालों को बुला लेते हैं। लेकिन घर वालों के सामने वो ठीक हो जाता है और उसे अपनी हरकतों के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे अभी लेने क्यों आ गई, मैं यहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ और मैं मान भी जाऊँ, लेकिन मेरा दोस्त मनु मुझे कभी जाने नहीं देगा। तब उसकी मॉम बताती है कि मनु ने ही मुझसे कहा है कि यहाँ आकर हम तुझे ले जाए। लेकिन कबीर को तो यकीन ही नहीं आता कि मनु ये बोल सकता है। तब मनु खुद दिल पर पत्थर रख के कहता है कि भाई ये सच है, मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा। अब ये सुनकर तो कबीर का भी दिल टूट जाता है। फिर वो वहां से चला जाता है। एक तरफ मनु अपने दोस्त को जाता देख रो रहा था, तो दूसरी तरफ सब खुश हो रहे थे कि चलो मुसीबत गई। लेकिन ऐसा उनको लग रहा था, जबकि मेन मुसीबत तो अब आने वाली थी। अचानक से सबका बैड लक चालू हो जाता है। एक दिन नंकू आकर बताता है कि उसके चाय की दुकान जली हुई मिली। तभी काव्या भी आकर बताती है कि उसके कैफे में शॉर्ट सर्किट हो गया, सारे कंप्यूटर्स जल गए और उसकी जॉब चली गई। अंदर नीरूप किचन में खाना बना रहा था तो अचानक कुकरी फट जाता है। अब इस पर तो सबका यही कहना था कि यह सब उस भूतिया गेम की वजह से हो रहा है, जिससे अब ये घर भी मनहूस हो चुका है और अब किसी प्रीस्ट या पंडित को बुलाकर इस घर का शुद्धिकरण करवाते हैं। लेकिन मनु मना करने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में भूत है ही नहीं, और रिवील करता है कि स्टार्टिंग में मैंने गिलास हिलाया था, फिर नंकू ने, और कभी तो काव्या भी गिलास हिलाती थी। लेकिन वो दोनों ही मना करने लगते हैं कि हमने कभी खुद से गिलास नहीं हिलाया। असल में पहली बार तो मनु ही गिलास हिलाया था, लेकिन दूसरी बार से अब तक उसे अनामिका हिला रही थी। नंकू का उसे देखकर स्माइल करने का मतलब था कि भाई समझ गया मैं, तू हिला रहा है ना। और मनु को लगा कि वो भी गिलास मूव कर रहा है
और उसका साथ दे रहा है। लेकिन मनु अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि अनामिका रियल है। फिर वो अकेले ही ग्लास पर उंगली रखकर दिखाने लगता है कि देखो मैंने इसे ऐसे हिलाया था। लेकिन उसके मूव करने से पहले ही ग्लास अपने आप ही मूव करने लगता है। तब मनु का भी डाउट क्लियर हो जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उनके लैंडलाइन पर भी कॉल आता है जिसमें अनामिका ही अपना नाम चिल्लाती है। और इतना ही नहीं, बोर्ड में से अनामिका की आत्मा भी निकलकर जोर से चिल्लाती है और वापस बोर्ड में समा जाती है। और फिर ग्लास भी फूट जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, खराब टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उन्हें ढेर सारी शैडोज दिखाई देती हैं, जिससे डरकर वो सब घर से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन अच्युत अंदर बाथरूम में था और कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं लॉक कर देती है। अपने आप नल भी चालू हो जाता है जिससे वहां पानी भर जाता है और बिजली का एक वायर टूटकर भी उसमें गिर जाता है। दूसरी तरफ मधु पर भी कोई अदृश्य शक्ति अटैक करने की कोशिश करती है जिससे वो बाल बाल बच जाती है और घर से बाहर निकल आती है। तभी वो रिविन को देखती है जो पता नहीं कहाँ चला जा रहा था, तो वो उसे रोककर फाइनली रिवील कर देती है कि वही उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तभी सबको रियलाइज होता है कि अच्युत तो अंदर ही रह गया है, तो मनु जाकर उसे किसी तरह वहां से निकाल आता है। अच्युत तो सेफली वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी मनु के सिर पर पंखा गिर जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है और तभी से वो इस हॉस्पिटल में है। खैर अब उसकी आईसाइट ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उसे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद सब उससे मिलने आते हैं। इन्होंने घर में शुद्धिकरण भी करवा दिया था और सब अभी भी वहीं रह रहे थे। लेकिन तभी मनु सबको वो बात बताता है जो कब से बताना चाह रहा था कि अनामिका अभी भी कहीं नहीं गई। बेहोश होने से जस्ट पहले वो अनामिका की आत्मा को लाफिंग गुड्डा के अंदर समाते हुए देखा था। दूसरी तरफ हम कबीर को देखते हैं जो वही लाफिंग गुड्डा बैग में डालकर हॉस्पिटल आता है। तभी शॉकिंगली वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अनामिका बनकर घूमती रहती थी। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल भी करते हैं। फिर कबीर बैग लेकर मनु के वार्ड में चला जाता है और बैग से लाफिंग गुड्डा निकालकर वहीं रख देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो विजय के लिखे उस अधूरे मैसेज को भी क्रैक कर दिया था, जिसका मतलब था कि वी आर कमिंग बैक। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। और अब चलते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे उस पायल का क्या सीन था, उसका कबीर और मधु से क्या कनेक्शन था, और ये अमित कौन था जिसके बारे में कोई लड़की कॉल करके पूछती रहती थी। अब वी आर कमिंग बैक से तो साफ है कि आत्मा एक से ज्यादा है और वो दूसरी आत्मा अमित की हो सकती है, जो शायद पहले कभी इसी घर में रहा करता होगा। और क्या पता कि वो अनामिका का ही बॉयफ्रेंड होगा जिसने अनामिका की पायल संभाल कर रखी थी, और उसी की आत्मा कबीर के अंदर आती थी और अनामिका की आत्मा मधु के अंदर आती थी। इसलिए कभी उसकी पायल पहनकर रात में घूमती थी तो कभी कॉल करके अमित के बारे में पूछती थी। और तभी तो जब ये कबीर को भेजने की बात की तो अचानक से बोल पड़ी थी कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। अमित के द्वारा पोजेस्ड कबीर उस पोस्टर से इसलिए बातें किया करता था क्योंकि उसमें अनामिका का नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, यहाँ पर तो कायमाना लिखा है। वेल ध्यान से देखे तो इसमें अनामिका का नाम छिपा है, अना मी का। और इसलिए कबीर मधु के पैर से पायल छीन लिया था और कह रहा था कि तुम्हारी नहीं है, क्योंकि वो अनामिका की थी। अब सवाल ये भी है कि अमित कबीर को ही पोजेस क्यों किया, बाकी वो क्यों नहीं, क्योंकि कबीर पहले से मेंटली वीक चल रहा था, उसे पोजेस करना आसान था। और रही बात मधु की, तो जब से अनामिका की पायल उसके पास पहुंची तभी से उससे जुड़ गई थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि डीजे कभी आत्मा क्यों नहीं बुला पाया और ये लोग पहली बार में कैसे बुला लिए। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि ये घर पहले से हॉन्टेड था, तभी ये उन्हें बहुत सस्ते में मिला था। आत्मा ये लोग नहीं बुलाए थे, बल्कि आत्मा यहाँ पर पहले से थी, क्योंकि अमित के नाम से कॉल स्टार्टिंग से आते थे, जब ये वीजी बोर्ड खेलना स्टार्ट भी नहीं किए थे। इन सब से उस लाफिंग गुड्डा का भी बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि कबीर उसी को देखकर पॉज हो जाता था और लास्ट में अनामिका की आत्मा भी उसी में समाई थी। रही बात उस लड़की की कि वो अनामिका बनकर क्यों घूमती थी, उस तांत्रिक बाबा की कि उसे क्या चाहिए था, और अनामिका और अमित की आत्मा भी इनसे क्या चाहती हैं और उनकी कहानी क्या थी, अब ये तो इसके सीक्वल में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी कब कभी मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।